हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अभी तक हम डेटा को कलेक्ट कर रहे थे, चाहे हम प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रहे थे, चाहे हम सेकेंडरी सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब हमने ये डेटा कलेक्ट किया, ये अभी तक हमारे पास जंक फॉर्म में है, अनक्लासिफाइड फॉर्म में है। इसको यूज़ करने के लिए हमें डेटा को क्लीन करना होगा, क्लीनसिंग टेक्निक अप्लाई करनी होगी और क्लासिफाई करना होगा। जो डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है उस डेटा को हम इग्नोर कर सकते हैं, और जो डेटा की हमें ज़रूरत है उसको हमें क्लासिफाई करना होगा। तो क्या होता है क्लासिफाई करना, डेटा करना? डेटा क्लासिफिकेशन होता है, फॉर एग्जांपल आपने मेल्स और फीमेल्स के रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया है, तो रैंडमली आपने मेल्स और फीमेल्स के रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया। लेकिन अगर आप मेल्स के रिलेटेड डेटा जो है उसको अलग करते हैं और फीमेल्स के रिलेटेड जो डेटा है उसको अलग करते हैं, ठीक है, तो इससे हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। चलिए डेफिनेशन में देखते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे डेटा को अलग अलग करना, सेपरेट ग्रुप्स में, ठीक है, अलग अलग करना, उससे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिटरेट लोगों का जो डेटा है उसको अलग कर दूं और इलिटरेट लोगों का जो डेटा है उसको अलग कर दूं, तो यहाँ पे मैंने क्लासिफाई किया डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इस वाले ग्रुप में जो लोग आते हैं वो सभी लिटरेट है, और इस वाले ग्रुप में जो लोग आते हैं वो सभी इलिटरेट है। तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? लिटरेसी। और यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ? लिटरेसी। अगर हम इस बिना पे क्लासिफाई करेंगे डेटा को, तो इससे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। चलिए हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खूबियां क्या है इसके। इट शुड बी अनएम्बिग्यूअस। ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, यानी कि इसकी डबल मीनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिटरेसी लिटरेट लिखता हूँ एक्सक्यूज मी, यहाँ पे इलिटरेट लिखता हूँ, तो यहाँ पे खाली लिटरेट लोग ही आने चाहिए और यहाँ पे खाली इलिटरेट लोग ही आने चाहिए, ठीक है। लिटरेट का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ वो होना चाहिए जिसने कुछ पढ़ाई की हो, और इलिटरेट का मीनिंग वही होना चाहिए जिसने कुछ नहीं पढ़ा। अगर किसी ने दूसरी जमात या तीसरी जमात तक ही पढ़ा तो वो लिटरेट में आना चाहिए। क्लियर? तो अनएम्बिगुअस डेफिनेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए डेफिनेशन क्लासिफिकेशन के दौरान। नेक्स्ट इसकी खूबी क्या है, नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फ्लेक्सिबल टू एडजस्टमेंट्स। यानी कि जब मैं क्लासिफाई करता हूं डेटा को, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए एडजस्टमेंट्स के लिए। यानी कि अगर कल मेरे पास कुछ और डेटा आ जाता है, तो इस क्लासिफिकेशन में जो मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन की हुई है उसमें वो डेटा भी एडजस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड डेटा कलेक्ट किया है, इसको मैंने क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ मेल एंड फीमेल, जेंडर के बेस पे, ठीक है, मेल एंड फीमेल। अब मैंने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट किया है, तो अगर मुझे इसमें एडजस्ट करना होगा तो मैं इसमें वो एडजस्ट कर सकूं। इसमें एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि मैं इसमें और डेटा ऐड कर सकूं इसी क्लासिफिकेशन के बिना पे। चलिए नेक्स्ट है, इट शुड परफॉर्म होमोजीनियस ग्रुपिंग। इसमें होमोजीनियस ग्रुपिंग होनी चाहिए। सिमिलर डेटा शुड बी इन वन ग्रुप एंड अनदर डेटा विच इज सिमिलर शुड बी इन अनदर ग्रुप। समझाता हूँ किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें मेल्स आते हैं, इसमें फीमेल्स आते हैं, या इसमें एम्प्लॉयड आते हैं, इसमें अनएम्प्लॉयड आते हैं, तो इस वाले ग्रुप में खाली एम्प्लॉयड का ही डेटा आना चाहिए और इस वाले ग्रुप में खाली अनएम्प्लॉयड का ही डेटा आना चाहिए। जब हमारे पास एक ही तरह का डेटा आता है किसी ग्रुप में, उससे हम कहते हैं होमोजीनियस ग्रुपिंग। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर। क्लियर? नेक्स्ट इज, इट्स बेसिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड एडहर्ड टू। इसके लिए हम जो बेसिस बनाते हैं, इसके लिए जो हम प्रिंसिपल बनाते हैं, वो फॉलो होना चाहिए और उसका पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ऐसा ना हो कि इस ग्रुप में कहीं पे आप यहाँ पे किसी अनएम्प्लॉयड को भी इंट्रोड्यूस करें, तो ये यहाँ पे रूल का आप पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा है द बेसिस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। हमारे पास पहले ही रूल सेट होने चाहिए, क्या क्या रूल है इसमें, और जब हमने रूल सेट किए तो उसके बाद उन रूल्स का पालन होना चाहिए, ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ पे अगर एम्प्लॉयड आता है, खाली इसमें एम्प्लॉयड का ही डेटा आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी अनएम्प्लॉयड का डेटा नहीं आना चाहिए। अगर हमने अनएम्प्लॉयड का डेटा यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया कहीं पे, तो इसका मतलब है हमने अपने प्रिंसिपल्स का पालन नहीं किया, हमने अपने प्रिंसिपल्स जो हमने सेट किए हुए थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। ठीक है।
ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फायदे क्या है इसके। इट सिंप्लीफाइज इट टू सिंप्लीफाई द ह्यूज डेटा। हमारे पास जो बड़ा डेटा होता है, ह्यूज डेटा होता है, काफ़ी बड़ा डेटा, फॉर एग्जांपल सेंसस का डेटा लेंगे आप, पूरे कंट्री का डेटा होता है, उसको अगर हम सिंप्लीफाई करना होगा तो हमें उसको क्लासीफाई करना होगा। क्लासीफाई, मेरे पास पूरे कंट्री का डेटा है, उसको मैं क्लासीफाई करता हूँ ऑन द बेस ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स का भी डेटा आपको ज़्यादा लगता है तो आप इसको ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, तो इससे आपका जो डेटा है वो सिंप्लीफाई हो जाता है, कितना भी बड़ा डेटा क्यों ना हो। तो क्लासिफिकेशन के जरिए आप उसको, उस डेटा को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने लिए, उसको आप अच्छी तरह से फिर एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन का दूसरा ये फायदा है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। इसके थ्रू हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर मेरे पास डेटा है, एक पूरी कंट्री का डेटा है, तो इसको मैं अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड जब करता हूं, मैं कंपेयर कर सकता हूं इस स्टेट में क्या लिटरेसी रेट है और इस स्टेट में क्या लिटरेसी, दूसरे स्टेट में क्या लिटरेसी रेट है। इसका मतलब है मेरे पास कंपैरिजन तब भी पॉसिबल है जब मेरे पास क्लासिफाइड डेटा होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड बेसिस फॉर टेबुलेशन। टेबुलेशन करने के लिए, यानी कि अगर हम टेबुलर फॉर्म में डेटा रखेंगे जिसमें रोज एंड कॉलम्स में हम डेटा रखते हैं, अगर हमें टेबुलेशन करना होगा उसके लिए पहला स्टेप जो है वो है क्लासिफाई करना डेटा को। जब तक हम डेटा को क्लासिफाई नहीं कर सकेंगे तब तक हम टेबुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप टू टेबुलेट द डेटा इज टू क्लासिफाई द डेटा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट इज टू मेक डेटा अंडरस्टैंडेबल। मैंने आपको पहले ही बताया, जो हमारे पास डेटा, कलेक्टेड डेटा होता है, उसमें बहुत सारी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, उसमें जंक फॉर्म में भी डेटा होता है, कुछ मिसलीनियस डेटा भी होगा जो हमें ज़रूरत भी नहीं होगा। तो उसको अच्छी तरह समझने के लिए हमें डेटा को क्लासिफाई करना होगा ताकि हमें उसमें एनालिसिस करना ईजी हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट इज क्लियरली स्पेसिफाई सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। जब हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं उसके बाद ही हम उसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को। ये थे कुछ खूबियां जिसके लिए हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स भी देखे, क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे क्लासिफिकेशन करने के। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। हम डेटा को किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास तीन तरीके जिस तरह से हम डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, सॉरी जिस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब जब हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ उसूल है जो आपको जहन में रखने होंगे क्लासिफिकेशन करते समय। ठीक है, दीज आर सम प्रिंसिपल्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल क्लासिफाइंग द डेटा। तो इन प्रिंसिपल्स को आपने अच्छी तरह से समझना होगा, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल। एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड। ठीक है, हर एक आइटम क्लासिफाई होना चाहिए, नो रिजिडुअल और मिसलीनियस क्लास, कोई भी रिजिडुअल या मिसलीनियस क्लास नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 2 3 4 5 ये डेटा है, ठीक है, अगर मुझे इसको क्लासिफाई करना होगा तो एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक आइटम जो हमारे पास है वो किसी न किसी ग्रुप में आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं दो ग्रुप्स बनाता हूँ, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 3, ठीक, तो लेस देन 3 में हमारे पास 1 2 आ जाएगा और ग्रेटर देन 3 में हमारे पास 4 5 आ जाएगा। क्लियर। ये हमारे पास 3 जो है ये किसी में नहीं आया, लेकिन हमारा एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल क्या क्या कहता है कि हर एक जो हमारे पास आइटम है वो किसी न किसी क्लास में फॉल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारा 3 जो रहा ये किसी भी ग्रुप में नहीं आता है, इसलिए ये यहाँ पे हम एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल का ब्रीच कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अगर हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, इसमें आ जाएगा 4 5। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 बचा था पहली केस में तो हमें उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाना था, लेकिन ऐसा अलाउड नहीं है एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल के थ्रू, उसके लिए कोई अलग ग्रुप नहीं बनेगा। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन हुई है उसी के क्लासिफिकेशन के हिसाब से हर एक आइटम उसमें एडजस्ट होना चाहिए। क्लियर, कोई भी आइटम जो होगा वो हमारे पास अनक्लासिफाइड नहीं रहना चाहिए। क्लियर, हमारे पास कुछ लोग हैं
ठीक है, ABCD, ये हमारे पास कुछ लोग हैं। जब हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, किसी का बीटेक है, किसी का एमटेक है, ठीक। तो अगर A B आते हैं बीटेक में और CD आते हैं एमटेक में, तो यहाँ पे हर एक आइटम जो है, हर एक पर्सन जो है वो क्लासिफाई हुआ दो ग्रुप्स में। ऐसा नहीं है फॉर एग्जांपल C है, वो ना इस ग्रुप में आता है ना इस ग्रुप में आता है, तो उसके लिए अलग ग्रुप बनाया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जो आइटम है वो किसी ना किसी ग्रुप में फॉल करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इसमें फॉल नहीं करता है, उस डेटा को हमें यहाँ से रिमूव करना होगा। जो मैंने पहले बताया था, हमें डेटा को यूज़ करने से पहले उसको क्लीन करना होगा। ये था पहला हमारे पास एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल, वो ये है कि एवरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड। कोई भी आइटम जो हो वो क्लासिफाई होना चाहिए उन्हीं ग्रुप्स में जो हमने ग्रुप्स पहले से तय किए हुए हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है? एवरी सिंगल आइटम शुड फॉल इन वन क्लास ओनली, ठीक है। हर एक आइटम जो हमारे पास है वो एक ही ग्रुप में फॉल करना चाहिए। एट अ टाइम वो एक ही ग्रुप में फॉल कर सकता है, दो ग्रुप, मोर देन वन ग्रुप में फॉल नहीं कर सकता है। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ठीक है। हमारे पास कुछ लोग हैं ABCD, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे ये दो मेल हैं और ये दो फीमेल हैं। अगर हम ग्रुप बनाएंगे मेल्स और फीमेल्स का, तो इसमें AB आ जाएगा और फीमेल्स में आ जाएगा C and D, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि C फीमेल ग्रुप में भी फॉल करता है और मेल ग्रुप में भी फॉल करता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ब्रीच करता है यहाँ पे, क्लियर। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है? हर एक आइटम एक ही ग्रुप में होना चाहिए एट अ टाइम, क्लियर। देख लीजिए यहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस है। एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल में मैंने क्या बताया कि हर एक आइटम किसी ना किसी ग्रुप में फॉल होना चाहिए, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ये कहता है कि हर एक आइटम एट अ टाइम एक ही ग्रुप में होना चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉमन प्रिंसिपल शुड बी मेंटेन्ड और फॉलोड फॉर द होल क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन करते समय एक ही प्रिंसिपल ऊपर से नीचे तक फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा डेटा आपने क्लासिफाई किया उसके बाद आपने कोई प्रिंसिपल चेंज कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। तो मेल्स एंड फीमेल्स, यहाँ पे हमने मेल्स रखे, यहाँ पे हमने फीमेल्स का डेटा रखा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए इसके बाद यहाँ पे मैं फीमेल्स का डेटा रखूं, यहाँ पे मैं मेल्स का डेटा रखूं, तो इससे प्रिंसिपल चेंज हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल जो होना चाहिए, हमने जो सेट किया प्रिंसिपल, वो थ्रू आउट फॉलो होना चाहिए। ये कहता है आपका स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि एक ही प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए सारी क्लासिफिकेशन के दौरान। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सूटेबिलिटी प्रिंसिपल। सूटेबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? क्लासिफिकेशन शुड बी सूटेबल एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। हमें रिसर्च के लिए जो क्लासिफिकेशन की जरूरत है वही क्लासिफिकेशन हमें करनी चाहिए। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? सूटेबिलिटी प्रिंसिपल। सूटेबिलिटी प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं। अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर क्लासिफाई करना होगा डेटा को, ठीक है, मेल्स कितने हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में और फीमेल्स कितने हैं किसी डिस्ट्रिक्ट में। मैं बार बार एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं ताकि आप समझ पाएं डिफरेंसेस क्या है। अगर इस बेस पे आपको क्लासिफाई करना होगा और आप इस बेस पे रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप डेटा किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हो? ऑन द बेस ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि वो ग्रेजुएट है या वो पोस्ट ग्रेजुएट है। ये जो क्लासिफिकेशन आपने की, ये क्लासिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। इसलिए सूटेबिलिटी प्रिंसिपल ये कहता है जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे, आप पहले ये देख लीजिए कि यही रिसर्च है, रिसर्च रिक्वायरमेंट है आपकी, यही क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है आपको रिसर्च में। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो अपना जो आप क्लासीफाई कर रहे हैं डेटा, उसको दूसरी तरह से क्लासीफाई करें जो आपकी नीड है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? क्लासिफिकेशन शुड बी एडजस्टेबल, जो मैंने पहले भी आपको बताया, टू न्यू सिचुएशंस और न्यू एडजस्टमेंट्स। अगर हमने डेटा को ऑलरेडी क्लासिफाई किया हुआ है, हमारे पास और डेटा आ जाता है, तो इसमें हमारे पास एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि मैं इसमें और डेटा एडजस्ट कर पाऊँ। ये क्लासिफिकेशन का रूल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और एक प्रिंसिपल है हमारे पास, ताकि जो नया डेटा आ जाए या सिचुएशन के हिसाब से और डेटा आ जाए तो उस डेटा को हम एडजस्ट कर पाएँ।
फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड कोई डेटा बनाया हुआ है, तो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हमने यहाँ पे रखा है। अगर हमारे पास नए एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं तो हमारे पास एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम नए एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकें। या अगर हमारे कंपनी से कोई एम्प्लॉय निकल रहा है, ठीक है, तो अगर वो निकल रहा है तो हमारे पास एडजस्टेबिलिटी ये होनी चाहिए कि हम उसका रिकॉर्ड जो है अपनी डेटाबेस से डिलीट कर सकें। ये भी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे ये अच्छी क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डेटा आइटम्स ऑफ ए क्लास शुड बी सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैंने पहले भी बताया कि होमोजेनिटी होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास एक ग्रुप में जो डेटा होना चाहिए वो एक ही टाइप का होना चाहिए, वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरे ग्रुप में उसी टाइप का डेटा होना चाहिए, तीसरे ग्रुप में उसी टाइप का डेटा थ्रू आउट होना चाहिए, सॉरी। तो इससे हम कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर? हमने क्या क्या पढ़ा, इनको फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल। एग्जॉस्टिव प्रिंसिपल सेज दैट एवरी आइटम शुड बी क्लासिफाइड, हर एक आइटम क्लासिफाई होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यहाँ हर एक आइटम एट अ टाइम एक ही क्लास में फॉल करेगा। स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, एक ही प्रिंसिपल थ्रू आउट फॉलो करना चाहिए हमें, ठीक है, कहीं पे प्रिंसिपल चेंज नहीं होना चाहिए डेटा को क्लासिफाई करते समय। सूटेबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम जिस पर्पज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं हमारी क्लासिफिकेशन उसी तरह की होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि अगर हमें कहीं पे एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़े तो क्लासिफिकेशन में हम एडजस्टमेंट्स कर सकें, उससे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल। उसके बाद आता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आपके पास जो एक ग्रुप में डेटा होगा वो सिमिलर डेटा होना चाहिए, ठीक है, उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। चलिए, ये थे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स डेटा को क्लासिफाई करने के लिए। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल सीरीज किसको कहते हैं और स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन किससे हम कहते हैं? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन लॉजिकल ऑर्डर। ये जो हमारे पास डेटा है, अब हमें इसको अरेंज करना है। इसको किस तरह की क्लासिफिकेशन में हम कर सकते हैं? अभी तक हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, लेकिन अब हम देखेंगे किस तरह की क्लासिफिकेशन हो सकती है। जब हम लॉजिकल ऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं डेटा को, उससे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज या स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन। लॉजिकल ऑर्डर में क्लासिफाई करने के बाद एक सिमिट्री बन जाती है डेटा में, जहां से आप एनालाइज कर सकते हैं। कहते हैं कि नेचुरल ऑफ सिमिट्री, सिमिट्री बहुत अच्छी लगती है, सिमिट्री इज ब्यूटीफुल। अगर रैंडम होगा डेटा तो उसका कोई फायदा नहीं है। चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज में किस बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। तो यहाँ पे हम डेटा को अरेंज करते हैं। अगर हम ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स करें, ऑन द बेस ऑफ एट्रीब्यूट्स करें, तो हमारे पास 4 क्लासिफिकेशंस हैं। नंबर 1 इज टाइम सीरीज, नंबर 2 इज स्पाशियल सीरीज, नंबर 3 इज कंडीशन सीरीज एंड नंबर 4 इज मैग्नीट्यूड सीरीज। अलग अलग बुक्स अलग अलग क्लासिफिकेशंस देते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि किस क्लासिफिकेशन के क्या मतलब है। अगर हम ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन करें तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज है। हाँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास टाइम सीरीज होगी, स्पाशियल सीरीज होगी, कंडीशन सीरीज होगी, मैग्नीट्यूड सीरीज होगी। एक और बुक कहते हैं कि हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो इन 2 बेस पे होती है, ऑन द बेस ऑफ एट्रीब्यूट। अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट के बेस पे क्लासिफिकेशन होती है तो उससे हम कहेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन। अगर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट के बेस पे क्लासिफिकेशन होती है उससे हम कहेंगे मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसको हम आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो हमारे पास ऑन द बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ये भी हमें आगे पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका प्रीव्यू दूंगा। इंडिविजुअल सीरीज होता है जहां इंडिविजुअली हर एक आइटम अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आउट ऑफ 10 कुछ स्टूडेंट्स के ये मार्क्स है, किसी के 1 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है, किसी के 4 5 6 एंड 10 सो ऑन। इस सीरीज को हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे हर एक स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं, तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर? इस सीरीज को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, जहां पे हमारे पास एक ही सीरीज दी गई हो। इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, जिसको मैं आगे बताऊंगा इस किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं इसको। दूसरा रहता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज इस तरह रहता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, एक और क्लासिफिकेशन मैंने कहा कि 5 मार्क्स मेरे पास 3 स्टूडेंट्स के हैं, 7 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के हैं, 9 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के हैं, 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे मार्क्स,
ठीक है। यहाँ पे 5 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 3 स्टूडेंट्स के हैं। क्लियर? तो इससे हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज, जहां पे हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, 3 लोगों के 5 मार्क्स है, 3 स्टूडेंट्स के 5 मार्क्स है, तो इस सीरीज को हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, जहां पे हर एक ग्रुप के लिए अलग अलग सीरीज बनाई गई हैं। 5 मार्क्स वालों के लिए अलग ग्रुप बनाया, ठीक है, सॉरी, अलग हमने डेटा दिया। 7 मार्क्स वालों के लिए हमने अलग डेटा दिया, 9 मार्क्स वालों के लिए हमने अलग दिया। इससे हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। हर एक टाइप ऑफ मार्क्स के लिए हमने अलग अलग इनका डेटा लिया, तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में क्या फ़र्क है। अगर मैं इस तरह से डेटा को क्लासिफाई करूँगा कि 3 से 7 जिन लोगों के मार्क्स हैं वो मेरे पास 2 लोग हैं, 7 से 9 जिन लोगों के मार्क्स हैं वो मेरे पास 4 लोग हैं, और 9 से 10 जिन लोगों के मार्क्स हैं वो मेरे पास 12 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंटिन्यूटी है, इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट, इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। जहाँ पे कंटिन्यूटी होगी किसी फ्रीक्वेंसी में, सॉरी किसी डेटा में, यहाँ पे कंटिन्यूटी है हमारे डेटा में 3 से 7 मार्क्स, 7 से 9, 9 से 10, इससे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। इस तरह की सीरीज जब हमारे पास रहती है इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। पहला हमने पढ़ा इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें हर एक का अलग अलग जो है डेटा दिया गया है। दूसरे में हमने पढ़ा कि हर एक जो हमारे पास जो कुछ लोग हैं उनको हमने अलग अलग से ग्रुप किया। नेक्स्ट हमारे पास हमने इनको कंटिन्यूटी में रखा, में एक गैप रहता है, ठीक है, और उससे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बेस पे हमने इनको क्लासिफाई किया, इससे हम कहेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। ये हमने आगे अच्छी तरह से पढ़ना है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, हो सकता है अभी आपके सिर के ऊपर से जाए, लेकिन आगे हमने और पढ़ना है अच्छी तरह से। इनको आपको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, इसमें एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे हमारे कुछ, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहता है ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। अच्छा, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है टाइम सीरीज, स्पाशल सीरीज, कंडीशन सीरीज एंड मैग्नीट्यूड सीरीज। और कुछ बुक्स ये भी कहते हैं कि सिंपल और मैनिफोल्ड। सिंपल मीन्स एक एट्रीब्यूट के बेस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, और मैनिफोल्ड मीन्स मोर देन वन एट्रीब्यूट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, इनको हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, इसको कभी कभी टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसको कभी कभी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। कोई भी चीज आपसे पूछी जाए तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन क्या होती है? बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ऑकरेंस। जब हम ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ ऑकरेंस डेटा को क्लासिफाई करेंगे कि कब ये डेटा हमारे पास क्रिएट हो गया है, उस बेस के टाइम के बेस पे क्लासिफाई करें, उससे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ टाइम ऑफ ऑकरेंस। क्लियर? अच्छा, एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम 2010 टू 2015। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट की है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन थी इंडिया की 2010 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी, 12 में कितनी थी, 13 में कितनी थी, 14 में कितनी थी, और 15 में कितनी। हर एक साल में पॉपुलेशन हमारे पास क्या थी ऑन द बेस ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टाइम नोट किया गया है, वो है 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है, तो अगर इस बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे डेटा को, इससे हम कहते हैं टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और हम इसको कभी कभी टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, कोई एग्जाम्पल दी गई हो, तो आपसे पूछा जाएगा ये किस टाइप का डेटा है, क्या ये टाइम सीरीज बेस है, क्या ये जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन की गई है। अगर ऑन द बेस ऑफ टाइम क्लासिफिकेशन की गई है या ऑन द बेस ऑफ पीरियड क्लासिफिकेशन की गई है, तो उससे हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन और टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन। चलिए, ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोगों को ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा रहता है हमारे पास जियोग्राफिकल और स्पाशल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल या स्पाशल क्लासिफिकेशन, हम उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं जो ऑन द बेस ऑफ एरिया या रीजन या लोकेशन के बेस पे हो। अगर हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ एरिया, रीजन या लोकेशन, उससे हम कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पाशल क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
सेल्स रिपोर्ट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कार्स खरीदती है एक कंपनी, सॉरी कार्स बेच रही है एक कंपनी, तो उनका जो सेल्स है, उनका सेल्स रिपोर्ट हम देखते हैं हर एक स्टेट में। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में इनका 30 लाख से का सेल्स हुआ। ठीक है, JNK में 20 लाख का, पंजाब में 40 लाख का, कोलकाता में 15 लाख का और हैदराबाद में 30 लाख का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं। इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन और स्पाशियल क्लासिफिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। मैग्नीट्यूड क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अगर हम ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी क्लासिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं हाइट लेता हूं किसी स्टूडेंट की, कुछ स्टूडेंट्स की 5.10 जिनकी हाइट है, 5.10 फीट जिनकी हाइट है, वो है हमारे पास 25 लोग। 5.11 जिनकी है वो है 15 लोग। 6 जिनकी है वो है 10 लोग। 6.1 जो है हमारे पास वो है 5 लोग। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी, ऑन द बेस ऑफ नंबर मैंने उनको क्लासीफाई किया है। जब मैं ऑन द बेस ऑफ नंबर इनको क्लासीफाई करता हूँ, जब हम ऑन द बेस ऑफ नंबर क्लासीफाई करते हैं, ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटी क्लासीफाई करते हैं, इससे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन और सीजनल क्लासिफिकेशन। कंडीशन या सीजनल क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन द क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेस ऑफ सीजनल वेरिएशंस और सिचुएशंस। जब सीजनल वेरिएशंस के बिना पे या सिचुएशंस के हिसाब से हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, तो उससे हम कहते हैं कंडीशन क्लासिफिकेशन या सीजनल क्लासिफिकेशन। ये हमने आगे टाइम सीरीज एनालिसिस में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में यहाँ से ही ये क्लियर हो जाए, आगे हमें ईजी हो जाए फिर पढ़ना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कंडीशन या सीजनल क्लासिफिकेशन क्या होता है। सेल्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स, और सेल्स ऑफ आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स इन समर एंड विंटर। अगर आप देखेंगे जो सेल ऑफ आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स है, उनकी सेल बढ़ जाती है समर्स में रादर देन विंटर्स, तो विंटर्स में इनकी सेल्स कम हो जाती है। तो यहाँ पे हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ सीजन, ऑन द बेस ऑफ कंडीशन। तो इससे हम कहते हैं कंडीशनल क्लासिफिकेशन और सीजनल क्लासिफिकेशन। और एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी इलाके में फ्लड आ रहा है, ठीक है, या अर्थक्वेक हो रहा है। चलो अर्थक्वेक लेते हैं, किसी इलाके में अर्थक्वेक ले रहे हैं, तो उस इलाके में जो अर्थक्वेक से पहले कुछ सेल हो रही थी कुछ चीज़ों की, अब उतनी सेल नहीं हो रही है, अब उससे सेल कम हो रही है। तो अगर हम इस बेस पे, इस कंडीशन के बेस पे क्लासिफिकेशन करें, उससे हम कहते हैं कंडीशन क्लासिफिकेशन और सीजनल क्लासिफिकेशन। क्लियर? चलिए, इसके बाद जो मैंने आपको बताया और एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, वो है सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। जब हम एक ही एट्रीब्यूट के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, उससे हम कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने ऑन द बेस ऑफ जेंडर अगर क्लासिफाई किया, तो यहाँ पे मेरे पास दो क्लासेस बन जाते हैं, एक है मेल का क्लास, एक है फीमेल्स का क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एट्रीब्यूट जो है वो एक ही एट्रीब्यूट के बेस पे मैंने क्लासिफाई किया, इससे हम कहते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है? मैनिफोल्ड मीन्स मैनी। तो मेनी एट्रीब्यूट्स के बिना पे जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को, उससे हम कहते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोर देन वन एट्रीब्यूट्स, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के बिना पे जब हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को, उससे हम कहते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे डेटा को क्लासिफाई करता हूँ ऑन द बेस ऑफ लिटरेसी, ठीक है, तो ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने इसको क्लासिफाई किया। यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ मैरिटल स्टेटस मैंने यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो ये मेरे पास तीन एट्रीब्यूट्स, एक है ऑन द बेस ऑफ लिटरेसी, दूसरा है ऑन द बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड तीसरा है ऑन द बेस ऑफ मैरिटल स्टेटस। तो इस क्लासिफिकेशन को, जहां पे हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स के बिना पे डेटा को क्लासिफाई करते हैं, उससे हम कहते हैं मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। गाइस क्लियर? यहां तक क्लियर है क्लासिफिकेशन क्या होता है? चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर रहे हैं।
और बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि उनको यूट्यूब पे जो मुझे कमेंट्स वगैरह आते हैं वीडियोस में, मैं वहीं पे उनको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि बाकी जो बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन होगा तो वो भी वहाँ पे कमेंट्स पढ़ के उनका जो कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर होगा। बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिस्पॉन्ड ईच एंड एवरी क्वेरी यू आर आस्किंग। और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स उन टॉपिक से पूछते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस भी नहीं किए, ठीक है। इसलिए मैं उनको भी स्क्रीनशॉट लेके उनको जहन में रख रहा हूँ, जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे वहाँ पे उन क्वेरीज का भी आंसर मैं दूंगा, ठीक है। बाकी जितना मुझसे हो रहा है, पॉसिबल हो रहा है, मैं आपके कमेंट्स वगैरह में ही आपको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी तरह से कोशिश रखिएगा, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सभी जो आपकी क्वेरीज वगैरह है, जब तक हम कंप्लीट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, आपके सभी क्वेरीज का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए और जो भी मुझे कुछ नए फैक्ट्स मिलते हैं वो कलेक्ट करके आपके पास लेके आता हूँ। जैसे मैंने कल के एमसीक्यू सेशन में जो आपका था, तो उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस किए हैं। तो और साथ साथ आप कमेंट सेक्शन का भी ख्याल रख लीजिए। कमेंट सेक्शन में कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं और मैं वहीं पे रिस्पॉन्ड करता हूँ उन स्टूडेंट्स को। चलिए आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।